दादा साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस वक्त की नज़ाकत के हिसाब से और इसकी अहमियत के हिसाब से। इससे बेहतर मौजू हो नहीं सकता था कि ताकि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को जो मुल्क में बसते हैं और मुल्क से बाहर बसते हैं, उनको सही सूरत-ए-हाल से आगाह करें। 11 जी, दिन तक मीडिया के चैनल्स का जवाब देते रहे। कल से उन्होंने हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन जो है, उसने तमाम चैनल्स को पाबंद कर दिया है कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों को आपने प्रोग्राम में अगर मदऊ किया तो जेल की सज़ा भी होगी, जुर्माना भी होगा, लाइसेंस भी। जी, तो ये सूरत-ए-हाल है। अब वो उस चीज़ से खौफ़ज़दा हो गए हैं कि हमने जो कुछ वहाँ बयान किया, वो उनके नैरेटिव से हट के है। जो जी। कुछ हुकूमत ने वहाँ पे अरबों रुपए के इश्तिहार जारी करके 900 सैटेलाइट चैनल्स को यूटिलाइज़ और मोटिवेट और मोबिलाइज़ किया हुआ था, वो सारा प्रोपेगेंडा इन 11 दिन के शोज़ के दौरान हमने तबाह करके मलबा उनके हाथ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये प्रोपेगेंडा था बुनियादी तौर पे, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी कि जिस वक़्त वो 10-20 मिनट के अंदर वो 26 आदमियों को मार के निकल जाते हैं और 10 मिनट के अंदर एफआईआर भी दर्ज हो जाती है और पाकिस्तान का नाम भी इस्तेमाल हो जाता है। आज व्हाइल वी आर टॉकिंग इसको 13वाँ दिन, जी, अभी जी, तक किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, किसी मुल्क ने, दुनिया के किसी मीडिया ने, किसी क्रेडिबल मीडिया ने ये नहीं कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। अब आइए जी, पाकिस्तान ने उसकी मज़म्मत की, हमारे वज़ीर ख़ारिजा ने उसकी मज़म्मत की, वज़ारत ख़ारिजा ने की, हमारे आज़म ने की, हमारे वुज़रा ने की, अरकान असेंबली ने की, हमारे मीडिया ने की और फिर ये ओपन ऑफ़र दे दी कि जनाब आप किसी भी क्रेडिबल और इम्पार्शियल कंट्री से एक साफ-शफ़ाफ तहकीकात करा लें, हमारा कसूर जी, साबित हो तो हम ज़िम्मेदार हैं। वो यहाँ पे भी नहीं रुके कि नहीं जी, फलाँ वक़्त ये हुआ था, माज़ी में ये हुआ था, माज़ी में ये हुआ था। ओके, अब उन्होंने उसके बाद दुनिया भर के सफ़ीरों को बुलवाया अगले दिन, जी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो सऊदी अरब में था, वो रात को ही मोहम्मद बिन सलमान का डिनर छोड़ के वहाँ आ गया और सुबह को राष्ट्रपति भवन में 100 ममालिक के सफ़ीरों को ब्रीफिंग दी गई। दिलचस्प बात ये है कि अच्छा, 4 ने बाहर आके जो बात की या जो करीबी लोगों से जो ज़िक्र किया, उन्होंने कहा जी हमें तो इन्होंने कुछ दिखाया ही नहीं, ज़बानी कलामी कहानियाँ सुनाते रहे। किसी दुनिया के सफ़ीर ने ये नहीं कहा कि ये कोई क्रेडिबल एविडेंस इन्होंने दी है। 100 ममालिक के सफ़ीरों को इकट्ठा किया, ये उनकी एक और नाकामी थी। उसके जी, बाद उन्होंने ये की कि जेडी वांस जो वाइस प्रेज़िडेंट है अमेरिका का और उसकी बीवी इंडियन है, उन्हें बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी और इसकी टाइमिंग भी इसीलिए वो मैच कर रही है सान्हे के साथ कि वो उसका विज़िट था भारत का और ये तीसरी मर्तबा हुआ है कि अमेरिका से कोई हाई प्रोफ़ाइल शख़्सियत आती है, कार्रवाई पड़ती है जाके कहाँ पे कश्मीर में और नाम किसका लगता है वो पाकिस्तान। पाकिस्तान का, बिल्कुल। अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए, पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लग जाएँ और उनका काम आसान हो जाए। तो यहाँ तक तो ये हुआ कि अभी तक वो उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, दुनिया का कोई मुल्क उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, माँ सिवाय एक मनहूस मुल्क इसराइल के। वो उसकी अपनी मजबूरी है कि वो पाकिस्तान उसकी आँख में काँटे की तरह चुभता है। तो जी, गुज़र लोग जानना चाहते हैं और आपसे भी इसी के ऊपर हम मौक़िफ़ लेना चाहते हैं सर, प्लीज़। शहज़ादा साहब, बात ये है कि पहले तो ये ज़रा इस पे मैं बात करना चाहूँगा कि ये सारी सूरत-ए-हाल बनी क्यों? ये जंग तक नौबत क्यों आई? पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जी, बिहार का इलेक्शन करीब है, नवंबर में बिहार का इलेक्शन है, वहाँ पे कैंपेन चल रही है। तो अब आप कमाल ये देखें कि नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से निकलता है, वो सफ़ीरों की मीटिंग करता है, जर्नैलों से रूस मिल रहा है, लेकिन अभी तक वो पहलगाम नहीं गया है, जहाँ पे सान्या हुआ था। वो पता कहाँ गया? वो रैली में शरीक होने बिहार चला गया, जहाँ पे इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। हुँ, तो अब आप उसका अंदाज़ा लगाएँ कि व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बिहार अपने रक़बे और आबादी के हिसाब से पाकिस्तान से बड़ा है और स्टेट है। आज तक वो स्टेट कभी बीजेपी के तसल्लुत में नहीं आई। वो एक वाहिद स्टेट है। जी, उस कई टर्म्स में
लालू प्रसाद यादव ने हुकूमत की और उसको मुसलमानों की बड़ी भरपूर सपोर्ट हासिल रही। उसके बाद नीतीश कुमार वहाँ के वज़ीर आला बने और वो भी जोड़-तोड़ करके बीजेपी की मदद से इस वक़्त बरसर-ए-इक़्तिदार है। और ये इनका बड़ा पुराना ख्वाब है कि बिहार की रियासत को बीजेपी के प्लेटफ़ॉर्म के नीचे लाया जाए। तो अब उन्होंने जिस तरह पिछली मर्तबा भी यही हुआ था, फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। उसका मतलब ये होता है कि वो एक झूठे कहानी बना के, इल्ज़ाम लगा के उसका बेनिफिट लेना। वही यहाँ पर हुआ और यही किया जा रहा है। इनको ये था कि अब ये पहलगाम का साझा करा के एक ये एंटी मुस्लिम वोट जो है, वो जाग जाएगा। जैसे पहले जी। हुआ था कि मोदी हार रहा था और वो पुलवामा वाला वाक़या किया गया और उसके नतीजे में इन्होंने हमदर्दी समेट ली। तो ये उसी फ़ॉर्मूले पे अमल दरामद कर रहे थे। ये इंडियन मीडिया के ऊपर आप जाते रहे, रोजाना की बुनियाद पर आप 2-3 प्रोग्राम वहां जाके करते रहे। इंडियन मीडिया ने जो किरदार अदा किया बतौर सहाफ़ी, आप किस नज़र से देखते हैं सर? बड़ा ही वाहियात और थर्ड क्लास किरदार था। हम सिर्फ़ इसलिए गए कि ताकि ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं, वो किसी तरह 30 से 40 सेकंड में बयान कर दें। क्योंकि हुँ, उसके बाद माइक म्यूट कर देना है हमारा और या 3-4 लोगों ने पागल कुत्तों की तरह हमारे ऊपर हमलावर हो जाना। हालाँकि मुझे कई लोगों ने ये भी कहा, ये कौन-सी सहाफ़त है जो इसमें जाना नहीं चाहिए। मैंने कहा मेरा मसला ये है, मैं इंडियन जनता को ये बताना चाह रहा हूँ 2 या 3 चीज़ें कि एक ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, दूसरा इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है और तीसरे ये बिहार का इलेक्शन जीतने की एक साज़िश है और चौथा कि ये जो राफ़ेल तैयारे खरीदे हैं, इसमें इंडिया की अवाम का टैक्स का पैसा जो है वो लूटा गया। अब वो लूटा उनकी गया। जी। वो ना उसका जवाब है किसी के पास और वो मीडिया उनके यहाँ एक टर्म यूज़ हो रही है, गोदी मीडिया, हुँ, वो ये सारा बिका हुआ है। बहुत रेयर है कि कोई आदमी सच की बात कर जाए वहाँ पे। और जिस तरीके से, जिस एग्रेशन से और अनप्रोफेशनल वे में वो सवाल कर रहे थे, बदतमीज़ियाँ कर रहे थे, जी। मतलब बेगैरत बोल रहे हैं सामने से, यार। हुँ, और नहीं दे रहे हैं, मतलब तरीका दुनिया का फिर ये है कि एंकर यानी कोऑर्डिनेट करता है शो को। वहाँ ये हालत हो रही थी कि मैं अकेला हूँ और 4 मेहमान हैं और 2 एंकर हैं और हुँ, सारे और सब सवाल कर रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब इसमें एंकर कौन है? ये देख इस बाराती दूल्हा खड़ा है। तो वहाँ समझ ही कोई नहीं आ रही थी कि वो कर क्या रहे हैं। वो सिर्फ़ ये था कि कर हम क्या रहे? इन्हें ज़लील कर रहे हैं, इनकी आवाज़ ठीक है, दबा दें। होना चाहिए था। मेरा ख़्याल है बड़ा एप्रोप्रिएट और मौके की मुनासिबत से रिस्पॉन्स आया पाकिस्तान का। वज़ारत ख़ारिजा ने, वज़ीर ख़ारिजा ने, डीजीआईएसपीआर ने, हमारे चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया कि ये रेड लाइन है और वो क्या है? हमारा इंडस वाटर ट्रीटी और ये जो अभी जारहियत जिसे हम कहते हैं कि हाइड्रो टेररिज़्म, पाकिस्तान का पानी रोकना, ये आलमी असूलों और कवानीन के भी खिलाफ है, इंडस वाटर ट्रीटी के भी खिलाफ। मैं बड़ा क्विकली इस पर बात करना चाह रहा हूँ कि ये हमारे लोगों की नॉलेज में होना चाहिए कि जी, ये खाली इंडस वाटर ट्रीटी ही नहीं, दुनिया में इस तरह के कुछ और भी एग्रीमेंट्स हुए हैं। यानी अगर आप ये एक नई रिवायत डाल देंगे कि आलमी मुआहदे को पसे-पुश डाल के किसी दूसरे मुल्क का पानी चोरी कर लेंगे या रोक लेंगे, तो उसके असरात क्या होंगे दुनिया में उसके बाद? एक प्रेसिडेंट सेट हो जाती है ना, मिसाल बन जाती है। जैसे अदालत में आप कोट करते हैं कि हज़रत फलाँ केस में फलाँ वक़्त ये हुआ था, फलाँ जज ने ये फैसला दिया। तो अब अगर ये काम शुरू हो गया, तो ये इस मैं बड़ा ब्रीफली इस पे टच करना चाह रहा हूँ कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी था, ये 1960 में हुआ था और वजह तौर पर ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान था। वर्ल्ड बैंक ने इसकी मीडिएशन की थी और गारंटी दी थी और इवन रशिया भी उसकी टॉक्स में शामिल था। फिर जी, उसके अलावा 82 में लिसोथो हाईलैंड वाटर प्रोजेक्ट है जो लिसोथो और साउथ अफ्रीका के दरमियान है। वर्ल्ड बैंक ने उसमें भी अपना किरदार अदा किया था और फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट भी दी थी। फिर यूनाइटेड नेशन ने ये अ, कई जगह के ऊपर मीडिएट किया
जिसमें नाइल बेसन इनिशिएटिव 1999 है। ये जो दरियाए नील के ऊपर डैम बना है और वो जो सारी शिपमेंट वगैरह दुनिया की वहां से हो रही है, उसमें इजिप्ट है और दीगर अफ्रीकी ममालिक है जो उसके बाद नीचे उस पानी के बेनिफिशियरी हैं। तो उसमें यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक ने किरदार अदा किया था। फिर एक मीकोंग रिवर एग्रीमेंट है जो कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम के दरमियान है और इसकी बैकिंग भी इंटरनेशनल इदारों और डोनर्स ने की थी। फिर टोनोबे रिवर प्रोटेक्शन कन्वेंशन है, उसमें भी इसी तरह के मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान और आलमी इदारों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है। तो मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि ये बड़ी गलत मिसाल होगी और ये सारे ममालिक इस किस्म के मुआहिदों के बेनिफिशरी भी हैं और पार्टीज भी हैं। तो इसको तोड़ना या इसको ब्रीच करना एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा। तो हमारी वजारत खारजा ने और डीजी ISPR ने और वजीर दिफा ने भी क्लियरली कह दिया कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया गया जो पाकिस्तान के पानी को रोकने की साजिश करेगा या कोशिश करेगा, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में हम हक बजानिब होंगे। तो गुजारिश ये है बिल्कुल ठीक हुए जी कि इसको हम हाईलाइट करें। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि हमारे लोगों को समझ में आ बड़ा जाए। बहुत बहुत बहुत